हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या हुआ। एक्चुअली मैं 2-3 दिन के लिए फैमिली के साथ बाहर चला गया था, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेरे को आपको 30 मिनट का एक रिकॉर्डेड लेक्चर देना था वो मैं आपको दे नहीं पाया। तो वो 30 मिनट का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दूंगा। तो 3 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं था। कल मेरे घर में लाइट नहीं थी और इन्वर्टर का बैकअप भी खत्म हो गया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक लाइव क्लास ली थी। इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो आई होप आप इस चीज पे थोड़ा सा समझेंगे और मायूस नहीं होंगे। दूसरा, मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म हुआ तो मुझे भी थोड़ा 2 या 3 दिन के लिए थोड़ा सा एक रिलैक्स करने का भी मन कर रहा था, क्योंकि हम लोग पूरा 3-4 महीने से पूरा जेनेटिक्स में लगे हुए थे, तो मेरे को भी थोड़ा सा एक चेंज चाहिए था। तो इस वजह से तो अब वापस से हम लोग काम पे लौट गए हैं। ठीक है, वापस से काम धंधा रोजी रोटी हमारी स्टार्ट हो गई है। ये चैट क्यों नहीं चल रही है? इस चैट में क्या हो गया है? एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, चल गई, चैट चल गई है, चैट चल गई है। ठीक है, तो हम वापस से मुख्य धारा में आते हैं, वापस से पढ़ाई की बातें करते हैं। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट भेजी थी जो आपने काफी कंप्लीट कर ली होगी। उसको सॉल्व करके आपको काफी कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है। दूसरा, कल से आपको जो मैंने आपसे कहा था कि आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की एनसीईआरटी सीरीज में आपके पास लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं पहले मॉलिक्यूलर बेसिस कवर करूंगा, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कवर करूंगा। तो वो लेक्चर कल से आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका पहला लेक्चर कल से आपके पास आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत मेहनत की है उस सीरीज के लिए, तो उस पे पूरा का पूरा फोकस करिएगा। ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया है, कल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा उसका 30 मिनट्स का, तो आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक और आता है, प्लांट टिश्यू कल्चर, जो मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैम के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था। वो टॉपिक जो है बेटा, वो बॉटनी से रिलेटेड है, मोर और लेस। वो टॉपिक थोड़ा बॉटनी के लिए इंक्लाइन है, तो हम वो टॉपिक को आपके साथ क्वालिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ। आपने 4 महीना 5 महीना मेरे साथ बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हमने ली हैं, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हमने मिलकर समझे हैं और उनको कंप्लीट किया है। तो मैं चाहता हूं कि अब वो जो दौर था जिसमें बहुत फोकस करना पड़ता था, वो दौर चला गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फोकस नहीं करना है, बट बहुत इजी लगेगा, बहुत ही आसान है, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कितना पेज छोड़ना है, कितना पेज छोड़ना है? 2 पेज छोड़ दो बेटा, 2 पेज छोड़ दो। ठीक है, 2 पेज छोड़ दो। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर जो आज की क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग। क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। तो बच्चों, आज की जो क्लास होगी, एक सेकेंड, आज की जो क्लास होगी वो क्लास मैं आपकी पीपीटी पे लूंगा, सिर्फ आज की क्लास, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है, डेटा बेस्ड है और थियोरेटिकल है, इसलिए मैंने पीपीटी में पहले से लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक थियोरेटिकल है, इसलिए सिर्फ आज की क्लास
मैं पीपीटी पे लूंगा। मैंने आपको 5 महीने से जितना पढ़ाया, किसी भी क्लास में आज तक पीपीटी नहीं बनाई। ये वाला लेक्चर जो है वो मैं पीपीटी से ले रहा हूं, क्योंकि ये बहुत आसान है। आप खुद समझ जाओगे कि हां, सर ने इस लेक्चर में ये पीपीटी क्यों लगाई है, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आराम आराम से मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा। पूरा फोकस करिएगा, अच्छे से फोकस करिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई अब नॉन स्टॉप पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा नॉन स्टॉप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है वो 33% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। कितना परसेंट? 33% जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूट करता है। और इसके ऊपर 62% पॉपुलेशन डिपेंड करती है किस पर? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने जो चैलेंज था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने चैलेंज था कि हमें खूब सारा फूड का प्रोडक्शन करना है ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो सस्टेन कर सके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चैलेंज था वो था कि हमें खूब सारा प्रोडक्शन ऑफ इनफ फूड फॉर पॉपुलेशन। बट जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, आप खुद समझ जाएंगे सर ने क्यों लिखा है। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसकी वजह से जो बायोमास मिलता था, जो फूड मिलता था, वो काफी लिमिटेड मिलता था। तो उसकी वजह से सभी लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था। आप इसको पीपीटी से भी पढ़ सकते हैं, आप इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग यील्ड ओनली लिमिटेड बायोमास फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड इंक्रीज इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब होता है लैंड का इंक्रीज होना। तो इंक्रीज इन एक्रिएज, आपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बेटर किया, लैंड को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से यील्ड तो बढ़ी, पैदावार तो बढ़ी, प्रोडक्शन तो बढ़ा, बट वो लिमिटेड ही बढ़ा। फिर भी काफी सारी पॉपुलेशन थी जो आपकी भूखी मर रही थी, जो आपकी भूखी मर रही थी। आप इसको पीपीटी से ही पढ़िएगा, इसका नोट्स मत बनाइएगा, आज के लेक्चर का नोट्स मत बनाइएगा। अगर आपको बनाना है तो आप घर में भी बना सकते हैं। वैसे कोशिश करिए, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस और आपने इंक्रीज इन एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब है आपने लैंड का साइज बढ़ाया, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ा, यील्ड तो बढ़ी, बट अभी भी वो यील्ड इनसफिशिएंट थी। तो क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट एंड राइस। 1960 में, कब? 1960 के अंदर हमने कुछ ऐसी व्हीट और राइस की वैरायटी डेवलप करी जो हाई यील्डिंग थी, मतलब उनकी जो पैदावार थी वो बहुत अच्छी थी, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो हमने 1960 में हमने, बेटा भी चैट मत करो, मैं चैट ही पढ़ूंगा तो कैसे काम चलेगा। अरे यार, पहले तो ये मेरे सिर में एक बोतल मार दो। कोई ऐसी चीज बताया करो ना बेटा जो नहीं पता है। अब लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर हट गया है। भाई तो मुझे भी पता है हट गया है, लेकिन अभी नीट में हटा है नहीं हटा है उसके लिए मुझे कोई कॉल तो आया नहीं किसी का। अरे समझ मेरे भाई, ये बात जब तुझे पता है सोच, तो हमें तो पता ही होगी ना बेटा। अरे बोर्ड एनसीईआरटी से हट गया है, मैं मना नहीं कर रहा बेटा, मना नहीं कर रहा, बट नीट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा, नीट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा राजा बेटा यहाँ पे पढ़ बेटा, पढ़, यहाँ पर पढ़ पढ़। मॉलिक्यूलर बेसिस से कंपेयर मत करना, वो डिफिकल्ट चैप्टर है, ये आसान चैप्टर बेटा। देख बेटा यहाँ पर देख, हाँ पढ़ ले, पढ़ यहाँ पे पढ़, ठीक है, यहाँ पर देख।
पढ़ ले, नहीं तो एमआर सर को कॉल लगा दूंगा, फिर देख ले, पढ़ ले। तो अगर मैं आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिड 1960 में हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, कौन सी टेक्निक? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, अभी बताऊंगा। 1960 में हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से व्हीट और राइस की ऐसी ऐसी वैरायटी डेवलप की जिनकी पैदावार बहुत ज्यादा थी, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऐसो को हमने बोला हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस। तो इनका डेवलपमेंट हुआ 1960 में, किस टेक्निक की हेल्प से? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की हेल्प से, जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्लाइड है। सभी को समझ में आई पहली स्लाइड? तो यस लिख दीजिए। सिर्फ आज का लेक्चर है जो पीपीटी पे ले रहा हूं। सभी को समझ में आया तो यस लिख दीजिए। ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक समझ में आया तो यस सर लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया, यस सर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सर, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? मैन्युपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, मान लीजिए मेरे पास आपका एक प्लांट है, ये देखिए मेरे पास आपका एक प्लांट है, ये रहा। इस प्लांट की यील्ड अच्छी है, इस प्लांट में जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है। और ये दूसरा प्लांट है जो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो जब मैंने इनकी शादी कराई, इनकी शादी कराने के बाद जो प्लांट मुझे मिला, इस प्लांट में दोनों के कैरेक्टर हैं, इस प्लांट में दोनों के कैरेक्टर हैं। एक प्लांट है जो आपका अच्छी यील्ड देता है, इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, और दूसरा प्लांट है जो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। अगर पानी कम होगा तब भी सरवाइव कर जाएगा। ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस है। मैंने इन दोनों की शादी करवाई, मैंने इनकी शादी करवाई, तो इनकी शादी करवाने के बाद मुझे एक प्लांट मिला। इस प्लांट में दोनों के कैरेक्टर हैं। तो बच्चों, मैंने इन प्लांट के जो जीन थे उनको मॉडिफाई कर दिया, मैंने प्लांट के जीन को मैन्युपुलेट कर दिया, जीन को मॉडिफाई कर दिया। तो इस टेक्निक को हम बोल रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग, मैन्युपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ गई और जो प्लांट आया वो डिजीज रेजिस्टेंट था। कैसा था? डिजीज रेजिस्टेंट था। जो कैसा था? डिजीज रेजिस्टेंट था। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या है? प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट विथ डिजायरेबल ट्रेट। इसका मतलब समझिए क्या है। प्योर लाइन मैंने किसको बोला था? ऐसा प्लांट जो बार बार सेल्फिंग की वजह से प्रोड्यूस किया गया हो। प्योर लाइन मैंने किसको बोला था? एक प्लांट है, उसमें मेल भी है, उसमें फीमेल भी है। आप इनकी बार बार सेल्फिंग करवाइए, इनकी बार बार आप सेल्फिंग करवाइए, तो जो प्लांट आपके पास आ रहा था, जो होमोजाइगस प्लांट आपके पास आ रहा है, उसको मैं बोलता हूं प्योर लाइन। क्या बोलता हूं? प्योर लाइन। क्या बोलता हूं? प्योर लाइन। तो बच्चों, मैंने दो प्योर लाइन प्लांट लिए। ठीक, एक प्लांट ये रहा मेल और एक प्लांट ये रहा फीमेल। दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों प्योर लाइन है। तो एक प्लांट का अंदर मेल भी है, फीमेल भी है।
आप मेल को फीमेल पे डालिए और जो होमोजाइगस प्लांट आपके पास प्रोड्यूस होंगे उनके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं प्योर लाइन। तो आपके पास दो प्लांट हैं, दोनों ही प्योर लाइन से मिले हैं, ये मेल है ये फीमेल है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, इसकी यील्ड अच्छी है और ये प्लांट के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस है। दोनों के बीच में आपने क्रॉस करा दिया, इन्वॉल्व क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन किसका, प्योर लाइन, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब आप 100 ये प्लांट लेंगे, आपने 100 ये प्लांट लिए मेल प्लांट और 100 प्लांट लिए फीमेल, आपने 100 मेल लिए 100 फीमेल लिए, क्रॉस कराने के बाद 100 हाइब्रिड मिले, क्रॉस कराने के बाद 100 हाइब्रिड मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप 100 मेल और 100 फीमेल में क्रॉस कराओगे तो आपको जो 100 हाइब्रिड मिलेंगे, तो उन 100 में से एक या दो ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मतलब सक्सेस रेशियो बहुत कम है। आपने 100 वो प्लांट लिए जिनमें यील्ड अच्छी है, जिनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, और 100 वो प्लांट लिए जो डिजीज रेजिस्टेंस है। तो जब 100 के बीच में क्रॉस कराया तो जो 100 बच्चे पैदा हुए, जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए, जरूरी नहीं है कि उन 100 में से सबके सब बेस्ट हो, उन 100 में से एक या दो ही प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आते हैं। तो आपको सिलेक्शन करना है टू प्रोड्यूस प्लांट जिसमें डिजायरेबल ट्रेट हो, जिसमें दोनों प्लांट के कैरेक्टर हो। ट्रेट दैट ब्रीडर्स वांट टू ऐड इनटू क्रॉप प्लांट। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांट ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि क्रॉप की यील्ड बढ़ सके और इंप्रूव्ड क्वालिटी, आप क्वालिटी को इंप्रूव्ड कर सकें। कि भैया बहुत पहले जो गेहूं खाया जाता था पुराने टाइम में वो वाइल्ड वैरायटी थी, अब जो गेहूं खाते हैं वो इंप्रूव्ड वैरायटी खाते हैं। पहले खाते थे वाइल्ड वैरायटी, अब जो खाते हैं वो इंप्रूव्ड वैरायटी खा रहे हैं, बेटर वर्जन खा रहे हैं। दूसरा, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि अब जो हमारे पास प्लांट मिले उन प्लांट में पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट हो, उनको पैथोजन इन्फेक्शन ना कर सके। तीसरा, इंक्रीज टॉलरेंस टू पेस्ट, जो पेस्ट है वो भी उस प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सके। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, सैलिनिटी है मतलब नमक ज्यादा है सॉइल में, या फिर ड्रॉट पानी की कमी है, तो इनको हमने बोला इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो जो प्लांट है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो प्लांट है उसके अंदर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलने की ताकत होनी चाहिए। तो बच्चों 2 पीपीटी हो गई, पूरा याद करवा दूंगा यहां पर पूरा का पूरा। एग्रीकल्चर 33% जीडीपी सपोर्ट करता है 62% पॉपुलेशन को। इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंज था कि भैया फूड इतना प्रोड्यूस हो सभी को मिल सके। ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से बायोमास बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लिमिटेड बढ़ा, सबको खाना नहीं मिल रहा था। हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बेटर बनाया, लैंड को बढ़ाया, बट फिर भी फूड लिमिटेड था। तो हमने कुछ वीट और राइस की अच्छी वैरायटी डेवलप की जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है, जो डिजीज रेजिस्टेंस है। किस टेक्निक की हेल्प से, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की हेल्प से, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया 1960 के अंदर। तो हमने जीन को मैनिपुलेट किया 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करा के, इसको प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। और जिन 2 के बीच में क्रॉस करवाया वो दोनों प्योर लाइन थी। उसके बाद हमें
वो प्लान सेलेक्ट किए शादी कराने के बाद जिसमें दोनों प्लान के कैरेक्टर थे। और प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो क्वालिटी आए, बेस्ट आए, ईल्ड बेस्ट आए, पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस हो, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, पानी जमीन में, सॉइल में नमक है, पानी नहीं है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, उसको झेल जाए। ये देखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। कॉपी में लिखना है नहीं, देखो आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज की क्लास आप पीपीटी से ही पढ़ लेना। ठीक है, आज की क्लास पीपीटी से पढ़ लेना। ठीक है, लिखने में टाइम काफी चला जाएगा। ये कोई मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बात आपको खुद समझ में आ रही होगी। सर ने पीपीटी लगाई है तो खेल छोटा ही होगा, तभी लगाई है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, प्लांट ब्रीडिंग जो है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं देखिए। सबसे पहला है आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। और मैं यहां पर लिख सकता हूं आपका जर्म प्लाज्म। क्या लिख सकता हूं? जर्म प्लाज्म। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। आज हम लोग जो गेहूं चावल खाते हैं इनको कल्टीवेटेड वैरायटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्टीवेटेड वैरायटी। लेकिन ये कल्टीवेटेड वैरायटी जो है ये बेटर वैरायटी है, मतलब इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, इसलिए इनको बोल रहे हैं इंप्रूव्ड वैरायटी। आज आपके घर में जो गेहूं चावल आ रहा है मेरे घर में भी आ रहा है, आज हमारे घर में जो गेहूं चावल आ रहा है वो इंप्रूव्ड वैरायटी है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, मतलब वो कल्टीवेटेड वैरायटी है। कल्टीवेशन में जो आज हम खा रहे हैं, जिनका हम कल्टीवेट कर रहे हैं, वो कल्टीवेटेड वैरायटी है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी है, इसलिए वो इंप्रूव्ड वैरायटी है। बट ये आई कहां से? आजादी के टाइम ये वैरायटी नहीं थी। उस टाइम जो वैरायटी हम खाते थे या हमारे पास जो वैरायटी थी वो वाइल्ड वैरायटी थी। कौन सी थी? वाइल्ड वैरायटी थी। हमने वाइल्ड वैरायटी को धीरे धीरे मॉडिफाई किया और इंप्रूव्ड वैरायटी बनाया। लेकिन अभी भी कुछ जीन्स जो वाइल्ड में हैं वो इंप्रूव्ड वैरायटी में नहीं है, वो कल्टीवेटेड वैरायटी में नहीं है। जो चीज वाइल्ड में है, जो जीन, जो जर्म प्लाज्म, जो डीएनए, जो जीन, जो एलील वाइल्ड में है, अभी वो पूरा का पूरा कल्टीवेटेड और इंप्रूव्ड वैरायटी में नहीं आया। इसका मतलब मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वाइल्ड वैरायटी को संभाल के रखूं, मैं कहीं पर वाइल्ड वैरायटी को स्टोर करके अभी भी रखूं। तो मैंने कमरे में, अरे दीवाने, मैंने कमरे में किन किन लोगों को स्टोर करके रखा है? एक तो मैंने वाइल्ड वैरायटी को रखा हुआ है, एक मैंने इंप्रूव्ड वैरायटी को रखा हुआ है, एक मैंने कोई देसी वैरायटी को रखा है। कैसी वैरायटी? देसी वैरायटी को भी मैंने रखा हुआ है, लोकल वैरायटी, देसी वैरायटी, ठीक है। और मैंने कल्टीवेटेड वैरायटी को रखा है, देसी वैरायटी को रखा है, वाइल्ड वैरायटी को रखा है, और मैंने प्योर लाइन को भी रखा है। तो मैं एक कमरे के अंदर घुसा, तो जब मैंने कमरे के अंदर देखा गाइस रिलैक्स, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, एकदम रिलैक्स, बहुत मेहनत की हम लोगों ने। मैं एक कमरे में गया, उस कमरे में बहुत सारे प्योर लाइन रखे हुए हैं, बहुत सारी देसी वैरायटी रखी हुई है जिसको आप लोकल वैरायटी बोल रहे हो, वहां वाइल्ड वैरायटी भी रखी हुई है और वहां पर इंप्रूव वैरायटी भी रखी हुई है। तो मुझे पेरेंट चाहिए, मुझे मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, मतलब
मुझे शादी करवाने के लिए एक अच्छा मेल चाहिए, एक अच्छी फीमेल चाहिए, प्लांट की बात कर रहा हूं। तो जब मेरे पास एक अच्छा मेल प्लांट होगा, जब मेरे पास एक अच्छा फीमेल प्लांट होगा, तभी तो उससे जो बेबी प्लांट प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। तो आप मुझे बताइए, आपको जो दो पेरेंट चाहिए, आपको जो दो पेरेंट चाहिए शादी करवाने के लिए, उन दोनों पेरेंट का सोर्स क्या हो सकता है? उन दोनों पेरेंट का सोर्स या तो देसी वैरायटी हो सकता है, वाइल्ड वैरायटी हो सकता है, इंप्रूव्ड वैरायटी हो सकता है, प्योर लाइन हो सकता है। इसका मतलब ये सब किसके सोर्स हैं? ये सब जर्म प्लाज्म के सोर्स हैं, जर्म प्लाज्म के सोर्स हैं। आपस में ही करते रहोगे, वेरिएशन नहीं आएगी। एक इंप्रूव्ड वैरायटी ले, एक वाइल्ड वैरायटी ले, दोनों में शादी करवा दे, तभी तो वेरिएशन आएगी, तभी तो वेरिएशन आएगी। टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए एनर्जी लगा रहा हूं ताकि तुम बोर ना हो और तुम्हें याद हो जाए। अगर तुम एक इंप्रूव्ड वैरायटी लो जिसको तुम मेल बोलते हो और एक वाइल्ड वैरायटी लो जिसको तुम फीमेल बोलते हो, तो अब जो बेबी आएगा उसमें वेरिएशन आएगी। तो किसी भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो बैकबोन होता है वो होता है बदलाव, वेरिएशन, वेरिएबिलिटी। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म जो आपके लिए क्रिएट कर सके वेरिएबिलिटी। रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो वेरिएबिलिटी है। सर आप क्रॉस कराना चाहते हो? हां, क्रॉस कराने के लिए मेल और फीमेल मांगता है। हां, तो मेल और फीमेल का सोर्स क्या हो सकता है? मेल और फीमेल का सोर्स ये सब हो सकता है। तो जो वाइल्ड स्पीशीज होती है, कौन सी स्पीशीज है? वाइल्ड स्पीशीज, वो रेजिस्टेंट होती है इंसेक्ट के, पेस्ट के, डिजीज के और अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर सकती है। अगर वाइल्ड प्लांट का लॉस हो गया तो हमारी जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमारे पास सृष्टि में सारे के सारे वाइल्ड प्लांट गायब हो गए, तो अब हमारे पास जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस करवाने के लिए हमारे पास वाइल्ड प्लांट नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो डिजीज रेजिस्टेंस वाली पावर है वो प्लांट में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम सिंपल समझो, आप में से काफी के घर में डॉगी होगा, कितना नीट एंड क्लीन करके रखते हैं, नहलाते हैं, शैम्पू करते हैं, सर्दी में कपड़ा भी पहनाते हैं, पहनाना भी चाहिए बेटा, खरीद के लाए हो, है ना। लेकिन अपनी कॉलोनी में भी कितने कुत्ते घूमते रहते हैं। वो लोगों को कभी कोई रोटी दे देता है, कभी रोटी नहीं मिलती है, कभी गर्मी आई, कभी सर्दी आई, वो अपने आप को बचाते हैं। तो वो ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं हमारे डॉगी के मुकाबले। हमारा डॉगी बदमाश है, शैतान है। वो जो डॉगी है जो बाहर है, वाइल्ड, समझो मेरी कहने का मतलब, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर आपकी वाइल्ड स्पीशीज गायब हो गई तो भैया वाइल्ड स्पीशीज क्या करता है? रेजिस्टेंट देता है इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज के लिए। कब? अनफेवरेबल कंडीशन में। लॉस ऑफ वाइल्ड प्लांट रिड्यूस कर देगा आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला है कि शादी कराने के लिए मेल और फीमेल चाहिए, मतलब जर्म प्लाज्म का सोर्स चाहिए, डीएनए का सोर्स चाहिए, जीन का सोर्स चाहिए, एलील और क्रोमोसोम का सोर्स चाहिए। तो मतलब उसी की वजह से वेरिएबिलिटी आएगी। तो वेरिएशन आन बान और शान है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का बैकबोन है। यह आपको समझ में आया? यस लिखिए। मेरे साथ पूरा याद हो जाना चाहिए, कुछ मत लिखना। इतना टाइम लगा रहा हूं एक एक पैराग्राफ पर। अरे तुम्हें याद होना जाना चाहिए, सीधा यहां खोपड़े में घुसना चाहिए पूरा का पूरा। ऐसे फोकस करो कि हमें दोबारा घर में इसको पढ़ना ही ना पड़े। ऐसे फोकस पढ़ो कि हमें इसको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। घर में जाके आज फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ऐसे फोकस करो, ऐसे फोकस करो। इतनी देर तक एक पीपीटी तुम्हारी आंखों के सामने है, इतनी देर तक मैं 5 मिनट से एक पैराग्राफ को समझा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। इतनी देर में तुम्हें घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टॉपिक की उतनी
उतनी हैसियत नहीं है एज कंपेयर टू जेनेटिक्स। आसान है, एक क्वेश्चन आता है नीट में, एक क्वेश्चन। अब इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। जर्म प्लाज्म को खंगाला गया। मेरे पास जर्म प्लाज्म में कौन कौन है? इंप्रूव्ड वेराइटी है, वाइल्ड स्पीशीज है, प्योर लाइन है, लोकल वेराइटी है। तो जर्म प्लाज्म कंगाला गया, जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट किया गया। क्यों? टू आइडेंटिफाई द प्लांट विथ डिजायरेबल कैरेक्टर। ठीक है, मैंने कंगाला और मुझे दो प्लांट मिल गए वहां पर। एक ये वाला प्लांट मिला, जिस प्लांट को, इस प्लांट का जो सोर्स है वो मैंने ले लिया कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटी। मतलब मैंने एक प्लांट ले लिया जिसको मैं बोल रहा हूं कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटी। मतलब ये वो वेराइटी है जिनको आज के टाइम में खेतों में लगाया जा रहा है और इसको बनाया गया था वाइल्ड वेराइटी से। वाइल्ड वेराइटी को मॉडिफाई करके जो वेराइटी बनाई गई उसको बोला इंप्रूव्ड वेराइटी। खेतों में लगा रहे हैं, बोला कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटी। तो मैंने ये उठा लिया और मैंने एक प्लांट ऐसा उठाया जो कैसा है? जो वाइल्ड है। तो मैंने बेस्ट पेरेंट सेलेक्ट कर लिए, मैंने बेस्ट सोर्स ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर लिए। मैंने, तुम पूरा फोकस यहां करना यार, तुम्हारे भेजे में मैं डाल के जाऊंगा। मैं बोला ना बाबा, पूरा फोकस करना यहां पर, तुम्हें कुछ नहीं लिखना है यहां पे। यार देखो, तो मेरे पास दो पेरेंट आ गए, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। ये मेरे पास बेस्ट जर्म प्लाज्म मिल गए मुझे बेस्ट पेरेंट, बेस्ट जर्म प्लाज्म मुझे मिल गए। ये है कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटी और ये है वाइल्ड वेराइटी, मिल गई मुझे। और मैंने चेक करा, इस कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वैरायटी को चेक किया। यार ये जो वीट है ना, ये जो गेहूं है यार, इसकी तो न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है, एकदम डिजायरेबल कैरेक्टर है यार इसके अंदर, मुझे यही चाहिए। और मैंने इस वाइल्ड वैरायटी को चेक किया, यार बहुत वाइल्ड है ये तो डिजीज रेजिस्टेंस है, या तो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर जाएगा, अरे पानी कम होगा तब भी सरवाइव कर जाएगा, पैथोजन इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सैलिनिटी की दिक्कत होगी तब भी सरवाइव कर जाएगा। मिल गए मुझे बेस्ट जर्म प्लाज्म, मिल गए मुझे बेस्ट पेरेंट। जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड टू आइडेंटिफाई द प्लांट विथ डिजायरेबल कैरेक्टर। Selected plant are multiply and use in process of hybridization. You can create pure line. ये देखिए मेल, ये देखिए फीमेल। इनकी शादी कराने से पहले मुझे बेस्ट मेल मिला, मुझे बेस्ट फीमेल मिला। इनकी शादी कराने से पहले मैंने इन दोनों प्लांट की प्योर लाइन प्रोड्यूस कर ली ताकि मैं होमोजाइगोसिटी को इनमें मेंटेन कर सकूं। मैंने इसके अंदर सेल्फिंग करवाई, इसके अंदर भी सेल्फिंग करवाई, और मैंने इन दोनों की क्या ले ली? इन दोनों की मुझे मिल गई प्योर लाइन। तो ये रहे दो बेस्ट पेरेंट। अब मैं दो बेस्ट पेरेंट का क्या करवाऊंगा? अब मैं दो बेस्ट पेरेंट का करवाऊंगा क्रॉस। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आसान है ना? इसलिए मैंने आपको आज के लेक्चर के लिए मैंने ये पीपीटी लगाई है। इतना मैं लिखता खेती बाड़ी एग्रीकल्चर, समझ रहे हो, वहां पर उतना वो बात नहीं आती। तो मैंने भी सोचा, तुमने भी सोचा, बस फर्क इतना था मैंने तुमसे पहले सोचा। आ जाओ भाई, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट। पेरेंट सेलेक्ट हो गए, पेरेंट सेलेक्ट हो गए। ये रहा एक पेरेंट जिसका नाम है P1, ये रहा एक पेरेंट जिसका नाम है P2। हे P1 पेरेंट, हां
आपकी खासियत क्या है? मेरी प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक कैरेक्टर है जिसमें मेरी प्रोटीन क्वालिटी बहुत अच्छी है। हे P2 पेरेंट, हां। हे फीमेल, हां। हे मेल, हां। हे फीमेल, हां। तेरी क्या खासियत है? फीमेल कह रही है मैं डिजीज रेजिस्टेंट हूं, मैं वाइल्ड वैरायटी हूं। ये हो गया कैरेक्टर 2। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो मुझे बच्चा मिला। बच्चा मतलब हाइब्रिड। इसमें 1 कैरेक्टर भी है और 2 कैरेक्टर भी है। बट ये करवाने में बहुत मेरा टाइम खर्च हो गया, बहुत माथा पिछी करनी पड़ी, बहुत टीडियस प्रोसेस है यार, ये झेल है, टाइम कंज्यूम हो गया। तो मैंने कहा टाइम क्यों कंज्यूम हो गया? क्यों कंज्यूम हो गया? बोला अगर मैंने इसको मेल माना तो मुझे इसकी पॉलन ग्रेन निकालने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको फीमेल माना तो मुझे इसमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। फिर स्टिग्मा के अंदर रिसेप्टिविटी आएगी, फिर स्टिग्मा मैच्योर होगा, तब स्टिग्मा कहेगा मेरे ऊपर पॉलन ग्रेन को डाल दो। भाई बहुत समय लग जाएगा, इसलिए क्रॉस करवाना एक टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस होता है। पॉलन ग्रेन फ्रॉम प्लांट चूजन एज मेल पेरेंट कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जिसको क्या कंसीडर किया? फीमेल। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है दैट हाइब्रिड शो कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर इन दोनों के सारे कैरेक्टर आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो जो हाइब्रिड मिले उस हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। 100 और 1000 में से एक ही होता है लकी, जिसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। मतलब अगर आप यहां 100 मेल लोगे, 100 फीमेल लोगे तो 100 हाइब्रिड मिलेंगे। इन 100 हाइब्रिड में से एक ही होगा गुदड़ी का लाल, जो लकी होगा, जिसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, जिसमें दोनों कैरेक्टर होंगे। नॉट नेसेसरी दैट हाइब्रिड शो कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट, 1 in 100 और 1000 शो गुड हाइब्रिड। तो भाई ये तो बहुत समस्या वाली बात है। अब 100 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से एक ही बच्चा होमवर्क करके आया है, तो अब मैडम को कॉपी चेक करनी है। दिक्कत तो है मैडम को, बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैडम को दिक्कत है। भाई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मैडम को दिक्कत है कि मैडम सर को दिक्कत है कि भाई 100 बच्चों में से कौन है जो होमवर्क कर कर आया है। भाई ये तो बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिसने होमवर्क नहीं किया उसको एप्रिसिएशन मिल जाए और जिसने होमवर्क किया है उसको ही वॉज स्कोल्डेड बाय टीचर, उसको डांट मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो भैया बहुत सोच समझ के अब चेक करना पड़ेगा कि भैया इन 100 में से एक बढ़िया कौन सा है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। ये एक लिख रहा है लुक्खा। लुक्खा वर्ड मैंने इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर इज लुक्खा, कम ऑन। तो आई डिडंट यूज दिस लुक्खा वर्ड, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहां पर मुझे लुक्खा देखने के लिए मिला। ठीक है, आ जाओ आओ। प्लांट किंगडम का 1 शॉट आ गया है अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया है, वो कमेंट भी करते हैं लक्ष्य नीट, रॉकी भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो भाई लेक्चर जरूर देख लेना, कमेंट बाद में करना, पहले लेक्चर देखना तब बताना कैसा है। पूरा देखना, 5.5 घंटे का बनाया है, डिटेल में बनाया है, उसके बाद एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज ही रात को देख के सोना, क्योंकि आज का काम आसान है, तो आज प्लांट किंगडम खत्म कर दो, उसको 50x पे देख लो
कितने एक्स पे देख लो, 50x पे देख लो प्लांट किंगडम को। आज 1 घंटे में खत्म कर दो। 1 घंटे में मत करना खत्म। हाँ, आ जाओ। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। चेक करो कि ये जो 100 रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, इनमें से एक बढ़िया कौन सा है, कौन सुपीरियर है, चेक करो। 100 मेल पेरेंट, 100 फीमेल पेरेंट, 100 हाइब्रिड। डिजायर्ड वन, देखिए जो येलो वाले हैं, जो आपके येलो हैं, वो आपके अच्छे हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं, डिजायर्ड वन। और जो सफेद वाले हैं, वो हैं आपके अनडिजायर्ड। तो देखिए, अनडिजायर्ड ज्यादा है, डिजायर्ड कम है। तो भाई पता तो लगाना पड़ेगा ना कि काबिल कौन है और काबिल कौन नहीं है, कौन ऋतिक रोशन है, कौन ऋतिक रोशन नहीं है। उसके लिए नीट एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो बच्चों, अब बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है भाई, संभल के करना, एकदम केयरफुल, नीड केयरफुल, बी केयरफुल, नीड केयरफुल। साइंटिफिक एवोल्यूशन करना है प्रोजेनी का, इनका एकदम साइंटिफिक एवोल्यूशन करना है प्रोजेनी का। तो भैया जो प्लांट होगा वो सुपीरियर होना चाहिए, दोनों पेरेंट से सुपीरियर होना चाहिए, दोनों पेरेंट से सुपीरियर होना चाहिए। हाइब्रिड मिल गया हमें, हाइब्रिड मिल गया। मुबारक हो, मुबारक हो, हमें हाइब्रिड मिल गया। ये मेरे घर में एक तकिया है बेटा, ये करीब 4-5 साल से है और इसकी रुई भी खत्म हो गई है। इसको 4 फोल्ड सॉल्यूशन करना पड़ता है, तब लगाना पड़ता है, तब भी आराम नहीं देता। लेकिन प्यार है भाई, यादें जुड़ी हुई हैं, इमोशन है फैमिली के इसके। तो भाई ये मिल गया हमें हाइब्रिड, ये मिल गया हमें हाइब्रिड, मिल गया ये मिल गया हमें हाइब्रिड, ये मिल गया हाइब्रिड हमें, ये हमें बेहतरीन हमारा हाइब्रिड मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है? रिलैक्स बैठो बेटा बच्चे, 5 महीने बहुत मेहनत करके आए हैं, तुम्हें नहीं मालूम जेनेटिक्स कितनी खतरनाक चीज होती है। समझ में आया? अब बोल सकता हूं मैं क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ठीक है, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, बहुत उतार चढ़ाव आए, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे, बस पेडिग्री में एक बार उतार आया था, फिर अगले दिन हम चढ़ गए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी जर्नी थी वो। ठीक है, रिलैक्स होके बैठो, एकदम रिलैक्स होके एंजॉय करके पढ़ो। अब बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ। तो भैया जो मेरे पास हाइब्रिड मिला, अब मैंने इस हाइब्रिड प्लांट, सुपीरियर है ये, रिकॉम्बिनेंट है, दोनों के कैरेक्टर है, बेस्ट है, मैंने इसी की सेल्फिंग करवाता रहा, इसी में मैं बार बार सेल्फ पोलिनेशन करता रहा, ताकि मैं क्या मेंटेन कर सकूं, टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी सो दैट कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट। तो हम इसमें बार बार सेल्फिंग करते रहेंगे ताकि मैं होमोजाइगोसिटी मेंटेन कर सकूं, और जिसकी वजह से मेरे जो कैरेक्टर होंगे वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, पेन मेरे पास बहुत है बेटा, ये देखो पेन बहुत है, ये देखो। तो जब हम मिलेंगे सिलेक्शन के सेलिब्रेशन में, तो मैं तुम्हारे लिए बेटा पेन लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेन लाऊंगा, और तुम मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हें कभी भी मुझे गिफ्ट करना हुआ सिलेक्शन के बाद, कभी भी, तो तुम मेरे लिए कभी कोई क्या लाओगे? तुम मुझे कोई किताब गिफ्ट कर देना, बॉटनी की, जूलॉजी की, बायोलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी की नहीं, बॉटनी की कोई किताब गिफ्ट करना तुम्हारे सिलेक्शन के बाद। अगर तुम्हारा कभी मूड हुआ, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली टीचर बच्चों से बुक मांग रहा है। अगर जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा, तो कोई भी बायोलॉजी की किताब गिफ्ट कर देना। जो किताब एमएससी में पढ़ाई जाती है वो किताब करना, ये नहीं कि ट्रू मैन किताब लाके दे दी, वो मैन ट्रू नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं किताब में। ठीक है, तो कभी कोई गिफ्ट देना हो, टी शर्ट मत देना, टी शर्ट तो ये अपनी है, यही पहनेंगे सारी जिंदगी बेटा। ठीक है, और शर्ट भी मत देना, है ना, शर्ट भी है, जीन्स भी कम ही पहनते हैं अब तो, जीन्स भी मत देना। ठीक है, चॉकलेट वॉकलेट तो तुम ही खा लेना, किताब दे देना कोई भी। ठीक है, सर्च करना जिसमें रिव्यू अच्छे हो, एमएससी की किताब होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे को गिफ्ट दे देना।
ठीक है, आ जाओ। ये देखिए, इस तरीके से मास्टर लाइव बैच में बच्चों से किताब मांग रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई। सिलेक्शन होने के बाद बेटा, जब कभी सेलिब्रेशन मिलोगे तब, कभी भी जीवन में जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तब, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखिए, टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। अब आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया, आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया जिसको आप सुपीरियर बोल रहे हो, इसको आप सुपीरियर बोल रहे हो, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ धोखा हो गया हो, आपको चेक करना पड़ेगा। आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये सुपीरियर है, आपको चेक करना। मिठाई भी लेकर आना बेटा, मिठाई भी खा लेंगे, है ना। वैसे मेरे को मीठा वगैरह ये सब कम पसंद है। मैं खाता हूं आलू पराठा, कचौड़ी, है ना, गोलगप्पे, ठीक है, और कड़ी चावल, छोले चावल, ठीक है, और समोसा, ठीक है, छोला भटूरा, ठीक है। मतलब मुझे इस तरह के सामान पसंद है ना। गुलाब जामुन ये सब, ये छोटे में दिवाली पे बहुत खिला दिए थे एक बार में, तो फिर मेरे को खाना मीठा स्वीट इतना पसंद नहीं है। ये जो होते हैं ना नमकीन टाइप के, ये इस तरीके से। अरे कई तो ऐसे भी होते हैं जो मोमो की चटनी चाट लेते हैं, मैं वो नहीं हूं। आ जाओ भाई, आ जाओ। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। टेस्टिंग, रिलीज, कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। आपके पास जो सेलेक्टेड हाइब्रिड प्लांट आया है, आपके पास जो सेलेक्टेड हाइब्रिड प्लांट आया है, उसके जो सीड हैं, उसके क्या हैं, उसके जो सीड हैं, उस सीड को ग्रो कराइए रिसर्च फील्ड, जहां पर साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, उनकी जो रिसर्च फील्ड होती है, वहां पर उनको ग्रो कराया जाएगा और वहां पर फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा, डिफरेंट तरीके से इरिगेशन किया जाएगा और उस प्लांट की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड किया जाएगा किन पैरामीटर पर चेक किया जाएगा कि वो डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं, ईल्ड कैसी है, क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले उस हाइब्रिड प्लांट के सीड को रिसर्च फील्ड में ग्रो कराएंगे। उसके बाद जो भरोसे के किसान होते हैं, जो सर्टिफाइड किसान होते हैं, सब मेरी मामा जी पीएचडी करते हैं बीएचयू में, उनसे एमएससी की बुक मांग लूंगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। वो तो मतलब बीएचयू तो बेटा बहुत बड़ी चीज है ना, तो वो तो आपको एकदम बेस्ट बताएंगे। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वो पीएचडी कर रहे हैं, तो वो तो बेटा बेस्ट बुक बताएंगे, है ना। वो समझ जाएंगे कि सर को क्या चाहिए, सर को कौन सी किताब चाहिए, है ना। आ जाओ। अगेन टेस्टिंग इन फार्मर फील्ड। अब जो भरोसे के किसान हैं, उनकी फील्ड में आप उसी प्लांट को फिर लगाओगे। कितने सीजन तक? 3 सीजन तक। और इंडिया में अलग अलग जगह पे लगाओगे। कहीं पर इंडिया में ऐसी जगह पे लगाओगे जहां बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर ऐसे लगाओगे जहां बारिश कम होती है, कहीं पर सॉइल की प्रॉपर्टी अलग होगी, कहीं पर सॉइल की प्रॉपर्टी अलग होगी, कहीं पर इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होगी, कहीं पर इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होगी। तो आपको पहले साइंटिस्ट लोगों की फील्ड में किया, अब भरोसे के जो किसान हैं उनकी फील्ड पे लगाओगे। 3 सीजन तक डिफरेंट लोकेशन इन कंट्री, अलग अलग लोकेशन में लगाओगे। और ये काम कौन करेगा? ये जो रिसर्च फील्ड में आपने ये जो काम किया, देखिए इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली कैरी आउट इवैल्यूएशन एंड फाइनली सीड्स ऑफ डिजायर प्लांट। तो ये जो सारा काम हो रहा है, ये किसकी देखरेख में हो रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली कैरी आउट इवैल्यूएशन, ये सब काम उनकी देखरेख में हो रहा है। उसके बाद जो डिजायर प्लांट है, उनके जो सीड हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफाइड कौन करेगा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो
तो बच्चों ये सारा काम आयकर के देखरेख में होगा और सीड पे ठप्पा लगाया जाएगा कि भाई इसके सीड बेस्ट है, मार्केट में सीड बेच दो, व्यापारी बन जाओ। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। अब थोड़ा टॉपिक देखो वैसा था यार, इसलिए मैंने थोड़ा यहां पर ये लगाया है ना, ये मैं ऐसे इतना लिखता बहुत टाइम भी लग जाता और इतना कुछ था नहीं यार, थोड़ा सा इसको ऐसे मत समझिएगा, है ना। हाँ थोड़ा सा समझो, तो मैं अपनी पूरी एनर्जी समझाने में और याद कराने में लगा रहा हूं, ठीक है। बस ये आज की क्लास के लिए था। यहां तक समझ में आया तो यस लिखो। देखो ये मेरे पास किताब है, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये मतलब वर्ल्ड में बायोकेमिस्ट्री की सबसे बेस्ट बुक है, मतलब वर्ल्ड में इससे बेस्ट बुक है ही नहीं। आप अगर गूगल करोगे, इनके राइटर है लेलिंजर, ठीक है, मतलब इस किताब को बोलते हैं लेलिंजर, पब्लिकेशन लेलिंजर, ठीक है। माइकल एम कॉक्स, डेविड एंड लेल्सन, इनकी ये किताब है। ये इनका साइज है, देखो ये ऐसे करके। तो इसके अंदर बेस्ट मतलब आपको प्लांट फिजियोलॉजी मिलेगी, बेस्ट इसके अंदर जेनेटिक्स मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी पूरी की पूरी बेस्ट है ना। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, फिर भी मैं बच्चों से भीख मांगता रहता हूं, ठीक है। आ जाओ, तो देखिए भैया ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है बच्चों? आपके पास एक वैरायटी है, आपने उसमें गामा रेस डाला और गामा रेस ने, आपने गामा रेस डाला और गामा रेस ने क्या किया? गामा रेस ने इसके डीएनए को चेंज कर दिया। तो जो वैरायटी अब आपके पास आई वो इंप्रूव्ड वैरायटी आई। जैसे मैं कहूं वीट, वीट की वैरायटी थी सोनारा 64 और दूसरा है लर्मा रोजा। क्या है? लर्मा रोजा। किसकी वैरायटी है? ये आपकी वीट की वैरायटी है। ओके ओके बेटा ओके। हाँ बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस में ही पढ़ाई जाती है, बट एमबीबीएस में जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बहुत हाई लेवल की नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उनको बहुत हाई लेवल की जरूरत नहीं होती। तो वहां जो किताब पढ़ाई जाती है वो सत्यनारायण किताब पढ़ाई जाती है, सत्यनारायण की किताब होती है, सत्यनारायण राइटर की किताब है ना। तो जो वीट की वैरायटी है वो है सोनारा 64। मैंने सोनारा 64 पे गामा रेस डाला और सोनारा 64 के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया और मेरे पास आ गया शरबती सोनारा बॉबी देओल ठीक है, शरबती सोनारा। तो शरबती सोनारा इंप्रूव्ड वैरायटी है, किसके मॉडिफिकेशन से बनी? सोनारा 64 के मॉडिफिकेशन से बनी। आपने इसके डीएनए को म्यूटेट किया, किसकी हेल्प से? गामा रेस की हेल्प से। लर्मा रोजा, लर्मा रोजा वीट की वैरायटी है, आपने गामा रेस डाल के इसके डीएनए को चेंज कर दिया और आपके पास आ गया पूसा लर्मा, पूसा लर्मा। तो पूसा लर्मा, शरबती सोनारा किसके एग्जाम्पल हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग के एग्जाम्पल हैं। ये आपकी इंप्रूव्ड वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है वीट की। किससे बनी? सोनारा 64 से शरबती सोनारा, लर्मा रोजा से बना पूसा लर्मा। ये दोनों की दोनों मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी है, मतलब वीट की छोटी वैरायटी, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वैरायटी, और इनको मॉडिफाई किया गया और बनाया शरबती सोनारा और पूसा लर्मा। किसने किया? स्वामीनाथन साहब ने किया। और स्वामीनाथन साहब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। इंडिया में क्या लाए? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। तो स्वामीनाथन साहब ने जो मैक्सिकन वैरायटी थी वीट की, उनको मॉडिफाई किया म्यूटेशन की हेल्प से और इंप्रूव्ड वैरायटी बनाई गई। तो ये हो गया। अब ज्यादातर म्यूटेशन जो होती है वो लीथल होती है, मतलब खतरनाक होती है। मोस्टली म्यूटेशन जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होती है, म्यूटेशन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है।
राइस की म्यूटेंट वेराइटी है एटोमिटा, सेरोनिटा, ऋतिका आ गया, एटोमिटा और रेमी, रेमी रेमी रमी 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 रेमी एटोमिटा, रेमी एटोमिटा किसकी वेराइटी है? राइस की वेराइटी है। मुंज बीन, मुंज बीन रेजिस्टेंस है, मुंज बीन के अंदर रेजिस्टेंट है किसके लिए? येलो मोज़ेक वायरस के लिए एंड पाउडरी माइल्ड्यू, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू। हमें बीमारी के बारे में नहीं पढ़ना। पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज है, येलो मोज़ेक वायरस, मुंज बीन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ किसके अगेंस्ट? किस बीमारी के अगेंस्ट? पाउडरी माइल्ड्यू बीमारी और येलो मोज़ेक वायरस। तो येलो मोज़ेक वायरस और दूसरा है पाउडरी माइल्ड्यू, ये बीमारी है। इन दोनों के लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप किया गया किसकी हेल्प से? म्यूटेशन की हेल्प से। तो म्यूटेशन की हेल्प से, म्यूटेशन की हेल्प से आपका, हां भिंडी में भी आएगा, आगे भिंडी में भी आएगा, एब्लेमस्कस एस्कुलेंटस आएगा। तो ये रेजिस्टेंस है येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू। ये रेजिस्टेंस इसके अंदर किसकी हेल्प से आया? म्यूटेशन की हेल्प से आया। थ्योरेटिकल है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए। और तुम्हें क्या दिखाऊं मैं, और मैं तुम्हें क्या दिखाऊं, और मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं। बेटा ये देखो मेरे घर में छोटी टेबल है, तो अभी ठंडी आएगी। देखिए कितनी प्यारी टेबल है, छोटी सी टेबल है, ठीक है। तो अभी क्या आएगी बेटा? ठंडी आएगी। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को बेड पे बैठ के पढ़ने की आदत होती है, तो आप इसको बेड पे रख के भी इसके ऊपर पढ़ सकते हो। मात्र पता है कितने की टेबल है ये? 225 रुपए की टेबल है, अमेजॉन से मंगाई गई है बेटा, 225 रुपए में, एकदम सस्ती, मजबूत और टिकाऊ। कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको टेबल वेबल खरीदनी हो तो आप इसको भी टेबल को खरीद सकते हो। 225 रुपए की टेबल है भाई, मैंने अमेजॉन पे देखी थी, मैंने अपने लिए मंगाई थी। मैंने कहा मैं इस पे पढ़ाई कर लूंगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो मैंने इसको कभी भी टेबल को आज तक यूज नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने कभी पढ़ाई नहीं की, हम पढ़ाई करते थे, बेड पे लेट के करते थे, क्योंकि हमारे पास ये है बेटा, ठीक है। आ जाओ, तो ये आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, आ जाओ बेटा। पहला है वीट। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। एक जीन है, एक जीन है जिसकी वजह से जो वीट की जो वैरायटी है वो थोड़ी ड्वार्फ है, ठीक है, जिसको हम सेमी ड्वार्फ वैरायटी भी बोल सकते हैं, सेमी ड्वार्फ। एक जीन है, ठीक है, वीट के अंदर एक जीन देखा गया जिस जीन का नाम था नॉरिन 10। क्या नाम था? नॉरिन 10। तो जो जीन देखा गया उस जीन का नाम था नॉरिन 10। वीट के अंदर एक जीन देखा गया, लीथल का मतलब होता है डेंजर, खतरनाक, डेथ कर सकता है। वीट के अंदर जापान में जो गेहूं था उसके अंदर एक जीन स्टडी किया गया, जीन का नाम था नॉरिन 10। क्या नाम था? नॉरिन 10। तो क्या हुआ, देखिए, डॉक्टर बोरलो, ठीक है, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन को बोलते हैं। वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एन बोरलो को बोलते हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में बोलते हैं स्वामीनाथन को। तो क्या हुआ, अब देखिए जरा, आप ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर एन बोरलो ने
वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की, जिसके अंदर कौन सा जीन डाला? नॉरिन 10। कौन सा डाला? नॉरिन 10। तो डॉक्टर बॉर्लो ने वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई, जिसमें कौन सा जीन डाला? जिसमें जीन डाला नॉरिन 10। और जो वैरायटी बनाई उसका नाम था सोनारा 64 और लर्मा रोजा 64। सोनारा 64, लर्मा रोजा 64 वीट की मैक्सिकन वैरायटी थी। इनके अंदर जो जीन डाला वो जीन नॉरिन 10 था, और वो जिन्होंने डाला उनका नाम बॉर्लो था, और बॉर्लो को आप फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। हां, आ जाओ। तो डॉक्टर एन बॉर्लो ने वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की, मैक्सिकन वैरायटी डेवलप की, जिनका नाम सोनारा 64, लर्मा रोजा 64 था, और उसमें जीन डाला नॉरिन 10। इन 1963 ये दोनों मैक्सिकन वैरायटी, ये दोनों की दोनों मैक्सिकन वैरायटी कौन कौन सी? सोनारा 64 और लर्मा रोजा 64 इंडिया में लाई गई। लेकिन इंडिया में ये अपने आप को, इंडिया की कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाई। हमारी कंडीशन बेटा खतरनाक है। तो 1963 में ये दोनों मैक्सिकन वैरायटी, जिनमें नॉरिन 10 जीन था, ये इंडिया में लाई गई, बट ये इंडिया में अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए सोनारा 64 को म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा मॉडिफाई करके बनाया गया शरबती सोनारा, और लर्मा रोजा को मॉडिफाई करके बनाया गया पूसा लर्मा। तो शरबती सोनारा, पूसा लर्मा, ये म्यूटेंट वैरायटी थी, मॉडिफाई वैरायटी थी। सोनारा 64, लर्मा रोजा बॉर्लो ने बनाई, इनमें नॉरिन 10 जीन था। इंडिया में आई तो झिल नहीं पाई, तो इंडिया में इनको स्वामीनाथन ने IARI दिल्ली में इनको म्यूटेशन से मॉडिफाई कर दिया। सोनारा 64 को शरबती सोनारा कर दिया, और लर्मा रोजा को आपने कर दिया पूसा लर्मा। और स्वामीनाथन साहब को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। कल तैयार है ना? आधा आधा घंटे के 2 लेक्चर आएंगे। एक में ह्यूमन जीनोम होगा, एक में मॉलिक्यूलर बेसिस का एनसीईआरटी का स्टार्टिंग से होगा। ये आपको समझ में आया? तो ये आपको समझ में आया। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आज के लेक्चर के लिए पीपीटी लगा के कोई गलती नहीं की, तो आप एक बार दिल बना दीजिए, एक बार आप दिल बना दीजिए अगर आपको लगता है कि आज के लेक्चर के लिए पीपीटी लगा के कोई गलती नहीं की। क्योंकि आप देख लीजिए टॉपिक कैसा है, आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में आ गई होगी। आपका टाइम भी तो बचाना है बेटा, आपका टाइम भी तो बचाना है। इसी को मैं करता रहता, इसी पे मैं कभी स्वामीनाथन आते, कभी पूसा लर्मा आता, कभी लर्मा पूसा आता, कभी रोजा आता, कभी काबिल आता, कभी ऋतिक रोशन आता, फादर ऑफ रिवॉल्यूशन आता। समझ रहे हो? तो बात समझो मेरी बात को, है ना? आ जाओ आ जाओ, देखो सोनालिका, ओ सोनालिका, देखियो जरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। मेरे को तो डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं चिल्लाना शुरू ना कर दें। देखिए बेटा, यहां पर देखिए, ठीक है। 1963 में सोनालिका और कल्याण सोना, कल्याण सोना, ठीक है, सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट व्हीट वैरायटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो भैया ये आपकी हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी है, कौन सी? सोनालिका और कल्याण सोना। इस पूरे चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 लेक्चर का ये चैप्टर है सोनालिका। इसके बाद माइक्रोब्स पढ़ाऊंगा, माइक्रोब्स भी 2 लेक्चर का है, माइक्रोब्स भी 2 लेक्चर का है, ठीक।
सोनालिका कल्याण सोना, ये हाई यील्डिंग डिजीज वेराइटी है, किसकी? वीट की वेराइटी है। 1960 से 2000 में वीट का जो प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। तो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया किसका प्रोडक्शन? वीट का प्रोडक्शन। तो अभी हमने वीट तक देखा, अब हम देखेंगे राइस के बारे में। अब हम देखेंगे राइस के बारे में। अब राइस में आप देखिएगा ड्वार्फिंग जीन, जैसे वीट में ड्वार्फिंग जीन था तो राइस में भी एक ड्वार्फिंग जीन देखा गया और जीन का नाम था डीजियोवोजेन। ये मैं अपने मन से नहीं लिखा है बाबा, होता है बाबा, होता है। देखो डीजियोवोजेन, डीजियोवोजेन, मम्मी उसने मारा मुझे, ये नहीं लिखा है यहां। डीजियोवोजेन, ये जीन का नाम है। किसका नाम है? जीन का नाम है। कहां देखा गया? ताइवान में देखा गया। तो बेटा ताइवान में ये देखा गया। तो जीन का नाम कौन सा जीन है? राइस में देखा गया। राइस की ड्वार्फ वैरायटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। राइस की जो ड्वार्फ वैरायटी है भाई क्या करें यार, है ना, बहुत मेहनत की हम लोगों ने 5 महीने। आज थोड़ा हंसने का भी मन कर रहा है, मैंने कहा यार हंसते थोड़ा मजाक हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों आओ, ड्वार्फिंग जीन डीजियोवोजेन नोटिस किया गया कहां पर? ताइवान में नोटिस किया गया। ठीक है, ये राइस की ड्वार्फ वैरायटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब इस जीन को यूज करके बाय यूजिंग दिस जीन हमने राइस की वैरायटी डेवलप की ताइवान में, जिसका नाम था ताइचुंग नेटिव 1, ताइचुंग नेटिव 1, TN1, ताइचुंग नेटिव 1 हमने राइस की वैरायटी बनाई जिसमें हमने ये वाला जीन डाला। बाय यूजिंग दिस जीन TN1, ताइचुंग नेटिव 1 वैरायटी ऑफ राइस डेवलप इन ताइवान, डेवलप इन ताइवान। ठीक है, दिस जीन पिक्ड अप बाय, इस जीन को किसने उठा लिया? इस जीन को उठा लिया IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, और इसको यूज करके उन्होंने बनाया IR8, 8 3 जा 24। तो IR8, IR24, ताइचुंग नेटिव 1, इनके अंदर ये वाला जीन है और ये राइस की वैरायटी है। IR8, IR24, IR36, ये सब राइस की वैरायटी है, ये सब राइस की वैरायटी है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया रत्ना, जया रत्ना डेवलप इन इंडिया। नाम से पता चल रहा है जया एंड रत्ना किसकी वैरायटी है? राइस की वैरायटी है। कहां पे डेवलप की गई? इंडिया में डेवलप की गई। कहां पे डेवलप की गई? इंडिया में डेवलप की गई। 1960 से 2000 में राइस का जो प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज हो गया, कितने से कितने तक? 35 से 89.5 मिलियन टन। तो ये हमने आपका एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये हमने आपका एक टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों अगर हम एक बार इसका रिवीजन कर लें ताकि एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, एक बार मैं पूरे का 5 मिनट में फास्ट रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको घर पे कुछ ना करना पड़े। देखो सारे टीचर आप लोगों के लिए कैसे मेहनत करते हैं। ये देखो कितनी बोतलें हैं? 4। ठीक है, ये है कितनी? 5। तो सुबह से क्लासेस होती है, सभी टीचर्स की क्लासेस होती है, मेरी नहीं, सभी की क्लासेस होती हैं। तो सब ये पानी की बोतल लेके बैठते हैं क्योंकि भाई क्लास चल रही है, लाइव चल रही है, कॉन्टिन्यूअस क्लास होती रहती है।
तो एक बोतल खाली हुई, फिर दूसरी खाली हुई, फिर तीसरी खाली हुई, इस तरीके से पानी की बोतलें खाली होती रहती है, सुबह से शाम हो जाती है बेटा, है ना। सब मेहनत करते हैं, तो सब मेहनत करते हैं तो तुमको भी मेहनत करनी है, तुमको भी बेटा रिजल्ट देना है, ठीक है। तो मैं पूरा 5-6 महीने, ज्यादा तो बोला नहीं, ज्यादा बातें तो की नहीं, ज्यादा मोटिवेट तो किया नहीं, लेकिन तुम्हें देख के मोटिवेशन मिल गया होगा मुझे कि हाँ यार कुछ करना है, समझ में आया। तो तुम्हें एकदम मेहनत करनी है, खतरनाक तरीके की मेहनत करनी है, पूरा का पूरा पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोला अब हम इसको पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं, आइए, ठीक है। खूब सारा पानी पिया करो बेटा, चेहरे पे चमक रहेगी, बिल्कुल एकदम ग्लो रहेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा, मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा, बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ रहोगे, यह है कहने का मतलब, चमक का मतलब यह है, ठीक है। चमक का मतलब है व्यवहार में ग्रेविटी होनी चाहिए। आ जाओ, एग्रीकल्चर 33% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो 62% पॉपुलेशन इस पे डिपेंड रहती है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत चैलेंज का काम था फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्योंकि ताकि कोई भी भूखा ना मर सके। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उसकी वजह से जो बायोमास था, जो फूड था, वो लिमिटेड था। हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेटर बनाई, हमने लैंड को भी इंक्रीज किया, मतलब एक्रिएज का मतलब होता है लैंड को इंक्रीज किया, बट फिर भी हमारी ईल्ड उतनी नहीं थी, लिमिटेड ही थी। तो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट और राइस को डेवलप किया मिड 1960 में, और उसकी वजह से क्रॉप की यील्ड पैदावार बढ़ी, और यह काम स्वामीनाथन साहब ने किया था। इसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट जीन स्पीशीज। दो प्लांट ले लीजिए, इनकी शादी करवा दीजिए, आपने दोनों के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, ताकि अब आपके पास जो प्लांट मिलेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे। तो आपको ईल्ड बनानी है, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपने क्रॉस कराया, हाइब्रिडेशन कराया, किसका? प्योर लाइन का। भाई प्योर लाइन किसका सोर्स है? जर्म प्लाज्म का सोर्स है। वाइल्ड वैरायटी किसका सोर्स है? जर्म प्लाज्म का सोर्स है। इंप्रूव्ड वैरायटी किसका सोर्स है? जर्म प्लाज्म का सोर्स है, ठीक है। देसी वैरायटी, लोकल वैरायटी किसका सोर्स है? जर्म प्लाज्म का सोर्स है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का सोर्स है। तो आप क्या करना चाहते हो? हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, उस प्लांट पर पैथोजन से कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस प्लांट पर पेस्ट से कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन के अंदर भी वो सरवाइव करनी चाहिए, पानी हो या ना हो उसको कोई दिक्कत ना आए, एक्सट्रीम टेम्परेचर में कोई दिक्कत ना आए, सैलिनिटी में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है आपके जर्म प्लाज्म के सोर्स, ठीक है। वाइल्ड वैरायटी क्यों चाहिए? क्योंकि वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आपको दो पेरेंट मिल गए, आपको जर्म प्लाज्म के सोर्स मिल गए, आपने एक प्लांट ले लिया इंप्रूव्ड वैरायटी, दूसरी आपने ले ली वाइल्ड वैरायटी। कौन सी ले ली? वाइल्ड वैरायटी ले ली, ठीक है। Germ plasm is evaluated to identify the plant with desirable character. Selected plant are multiply. तो selected जो plant आपने लिए कि ये मेल होगा, ये फीमेल होगा, आपने पहले इन्हीं के नंबर बहुत सारे बढ़ा लिए, इन्हीं के बहुत सारे नंबर आपने बढ़ा लिए, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल में क्रॉस थोड़ी ना कराना है, आपको बहुत सारे मेल और फीमेल में क्रॉस करवाना है, ठीक है। ये रहा पेरेंट 1, ये रहा पेरेंट 2, यहां प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर आएंगे, बट बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फीमेल में से मेल को निकालेंगे और फिर इंतजार करेंगे कि फीमेल का स्टिग्मा कब मैच्योर होगा, कब रिसेप्टिविटी आएगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज, सर प्लीज प्लीज, यस सर। मैम अभी बेटा छोटू के साथ होंगे, नीचे होंगे, उसको खिला रहे होंगे, तो अभी तो क्लास चल रही है, बीच में क्लास नहीं जा सकते, तभी तो ये 5-5, 6-6 पानी की बोतल लेके बैठते हैं,
क्योंकि ऊपर से नीचे कोई जा नहीं सकता, नीचे से ऊपर कोई बार बार आ नहीं सकता, बच्चे को भी देखना होता है। तो अगली क्लास में जब ये चैप्टर खत्म होगा तब लेकर आऊंगा, मैम को भी ले आऊंगा, छोटू को भी ले आऊंगा, तब तक तुम रिवीजन कर लो। तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो मुझे पॉलन ग्रेन कलेक्ट करना पड़ेगा इसका, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस कराने के बाद वो जो बच्चा है, जो हाइब्रिड है, उसमें दोनों के कैरेक्टर हो, क्योंकि 1 in 100 और 1000 शो गुड हाइब्रिड। तो जो येलो वाले हैं वो डिजायर्ड वन है, और जो आपके व्हाइट वाले हैं वो अनडिजायर्ड हैं। तो बच्चों आपको चेक करना है कि वो अच्छा हाइब्रिड कौन सा है जिसमें दोनों के कैरेक्टर हैं, आपको चेक करना है। बी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना है, बहुत क्रूशियल स्टेप है। यहां आपको ऐसा प्लान सेलेक्ट करना है जिसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो हाइब्रिड, जो आपने हाइब्रिड सेलेक्ट किया उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ताकि आप क्या मेंटेन कर सको, ताकि आप मेंटेन कर सको होमोजाइगोसिटी। क्या मेंटेन कर सको? होमोजाइगोसिटी। करूंगा रे, वीडियो कॉल भी कर लूंगा। यहां पे वीडियो कॉल में मेरी आवाज नहीं आती, इसमें ना टीवी में। देखो रिवीजन तो ले लो पहले। हाइब्रिड प्लांट को ग्रो कराया, इसके सीड को ग्रो कराया रिसर्च फील्ड में, और उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया। यह काम करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईकर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और यहां पर भी संतुष्टि नहीं मिली। अब हमने इसको, इसकी क्वालिटी चेक करनी है, डिजीज रेजिस्टेंस चेक करना है। तो हमारे जो फार्मर्स की जो फील्ड है वहां पर हमने 3 सीजन के लिए इसको ग्रो कराया, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में ग्रो कराया, ताकि इसको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिल सके फॉर मार्केटिंग। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, आ जाओ। तो ये आपको समझ में आ गया। अब म्यूटेंट वैरायटी थी, गामा रेस डाला, इंप्रूव्ड वैरायटी आपने बना ली। वीट की 2 वैरायटी थी, सोनारा 64, लर्मा रोजा 64। कैसी वैरायटी थी? मैक्सिकन वीट वैरायटी थी। आपने गामा रेस डाला, आपने गामा रेस डाल के इससे बनाया शरबती सोनारा, और लर्मा रोजा से बनाया पूसा लर्मा। ठीक है, यह काम किया था स्वामीनाथन ने, और उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोलते हैं इंडिया के अंदर। तो राइस की एटोमेटा 2 और रेमी। ठीक है, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू बीमारी और येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस आया मूंग बीन के अंदर। किसकी हेल्प से? म्यूटेशन की हेल्प से। एक जीन हमने नोटिस किया था, लीथल का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, जो डेथ कर सकता है। ठीक है, ड्वार्फिंग जीन का नाम था नॉरिन-10। कहां देखा गया था? जापान में। इस जीन की हेल्प से आपने, किसने? बोर्लो ने वीट की मैक्सिकन वैरायटी डेवलप की जिसका नाम था सोनारा 64 और लर्मा रोजा 64। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1963 में ये दोनों मैक्सिकन वैरायटी इंडिया में लाए, बट ये झेल नहीं पाई इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इनको मॉडिफाई किया गया म्यूटेशन की हेल्प से। सोनारा 64 से शरबती सोनारा बनाया गया, लर्मा रोजा से पूसा लर्मा बनाया गया, और यह काम हमारे स्वामीनाथन साहब ने किया था। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली में किया गया था। 1963 में सोनालिका कल्याण सोना हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंस वीट वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। 1960 से 2000 में वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन। राइस के लिए, राइस की ड्वार्फ वैरायटी के लिए जो जीन था हाँ एक कह रहा है सर अब तो लीव कर दो, रिवीजन की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली टॉपिक ही इतना आसान है। ठीक है, एक मिनट रुक जा। ड्वार्फिंग जीन मैं समझता हूं, इसमें वैसे जरूरत नहीं है रिवीजन की भी। डीजियोवोजेन नोटिस किया गया कहां पर? ताइवान में। बाय यूजिंग दिस जीन हमने बनाया TN1, टाइचुंग नेटिव वेराइटी ऑफ राइस। कहां डेवलप किया गया? ताइवान में। इस जीन को पिक किया IRRI ने, और राइस की वैरायटी बनाई गई IR8, IR24, IR36। इंडिया में जो वैरायटी डेवलप की गई राइस की वो थी जया एंड रत्ना। तो बच्चों ये हमने यहां पर कलेक्ट किया। तो आज लेक्चर 5:30 तक ही है, क्योंकि सर की क्लास है तो सर कंटिन्यू करेंगे।
तो बच्चों मस्त होके बैठना। लेक्चर ठीक लगा, अच्छा लगा, आसान है तो कमेंट करके बता देना, है ना, आसान ही है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, पूरा का पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, आसानी है। तो ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, मस्त होके बैठना, और कल का सुबह भूलना मत। कल आपको 2 लेक्चर आएंगे, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का 30 मिनट का होगा, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनसीईआरटी की हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की हम शुरू करेंगे, और प्लांट किंगडम का लेक्चर भी देख लेना, ठीक है। तुम्हें इस पिल्लो की कसम है बेटा, ठीक है, इसकी जरूरत तुम्हें बाद में बहुत पड़ेगी, ठीक है, इस पिल्लो की तुम्हें कसम है। तुम आज का लेक्चर जरूर देख लेना। अभी मैं इसमें रुई भर लूंगा, फिर मैं रुई भर के मैं तुम्हें ये पिल्लो गिफ्ट करूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू।